हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंग्लिश ग्रामर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे बच्चे लोग पढ़ना भी खूब पसंद करते हैं, टीचर्स लोग पढ़ाना भी खूब पसंद करते हैं। मैं भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर एक वीडियो सीरीज़, जिसका आज पहला वीडियो है। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक के हर किस्म के एक्टिव और पैसिव आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप इस वीडियो से लेकर और आगे आने वाले जो 3-4 वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपको हमेशा के लिए एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड सारी समस्याएं हल हो जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस एक्टिव और पैसिव वॉइस नामक पहले इस वीडियो को। और इस पहले वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक्टिव पैसिव से रिलेटेड ये 3 बातें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वो कौन सी 3 बातें हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस को आप जानते हैं कि वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर इसके बाद वर्ब रखी होती है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है, और फिर इसके बाद अदर चीज़ें रखी होती हैं। ओके, अच्छा, अब बच्चे लोग आमतौर पर क्या मानते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में कर्ता, और वर्ब मीन्स क्रिया, तो कर्ता क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म एंड अदर मीन्स अन्य। और एक सामान्य सा अपने मन में ही बिठा लेते हैं कि वास्तव में सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म। और बस इसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता नहीं होता है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बनाइए कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले रखा हुआ जो भी पार्ट होता है उसे हम सब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ओके, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वर्ब के बाद में जो भी कुछ रखा होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब ये सब्जेक्ट माने कर्ता बिल्कुल नहीं होता। ओके, अब इन्हीं 3 चीज़ों को आप बड़े अच्छे से क्लियर कर लें। पहली चीज़ है ये वर्ब। वर्ब मीन्स ये वो फाइनाइट वर्ब है जो हर सेंटेंस में हर हाल में होगी। अगर ये नहीं है तो वो कोई सेंटेंस नहीं होता है। ओके, इसी वर्ब से ही रिलेटेड एक दूसरी बात आती है कर्ता, ठीक है ना। तो कर्ता कौन होता है, अच्छे से आपको समझना है। कर्ता इस क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कर्ता होता है। और ये जो कर्ता है ना, ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए। दूसरी चीज़, ये जो कर्म होता है, कर्म, अब ये कर्म क्या है, इस क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। इसे हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हम इसको रिसीवर बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश ग्रामर की भाषा में कर्ता को हम सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं, या इसे हम एजेंट बोलते हैं। अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्योंकि ये डूअर या एजेंट या ये जो रिसीवर है ये अभी एक्टिव और पैसिव में बार बार आपके सामने आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ध्यान से एक अंतिम बात सुनिए। ये जो कर्ता है ना, ये कर्ता यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है। और ये जो रिसीवर माने जो कर्म होता है वो यहाँ इस सब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके बतलाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस क्रिया के बारे में भी थोड़ी सी बात आपको बतला देना चाहता हूँ। ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब वास्तव में 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की जो वर्ब होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरे प्रकार की जो वर्ब होती है उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब अच्छे से यहीं पर और समझ लीजिए कि ये जो पैसिव वॉइस वर्ब है वो वास्तव में कर्म या रिसीवर के बारे में बात करती है, और ये जो एक्टिव वॉइस जो वर्ब है ये वास्तव में इस डूअर या एजेंट के बारे में बात करती है। अगर ये एक्टिव वॉइस की क्रिया है तो यहाँ पर एजेंट रखा होगा, एजेंट मीन्स वही डूअर रखा होगा। और अगर ये पैसिव वॉइस की क्रिया है तो हमेशा ही ये कर्म इसके पहले रखा होगा। कर्म मीन्स वही रिसीवर। अब आपको देखना है कि सेंटेंस चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, क्रिया से पहले वाला जो
स्थान होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो वास्तव में इस क्रिया का कर्ता होता है, यानी इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है अर्थात क्रिया से पहले जो रखा होता है वो वास्तव में उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है अर्थात कर्म रखा होता है या रिसीवर रखा होता है। अब इन्हीं सारी बातों को मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए अगली स्लाइड। तो अब देखिए, किसी एक्टिव वॉइस को किसी पैसिव वॉइस में और किसी पैसिव वॉइस को किसी एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको ये दो चीज़ें या दो बातें आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। पहली बात है टेंसेज। एक्टिव वॉइस की क्रियाएं और पैसिव वॉइस की क्रियाएं हर टेंस की आपके सामने लिखी हुई हैं। देखिए, ये 8 प्रकार के टेंसेज हैं। वैसे तो आपने पढ़े होंगे 12 प्रकार के टेंसेज। उन 12 प्रकार के टेंसेज में से 8 प्रकार के टेंसेज के हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 8 प्रकार के 7 यहाँ है और 8वां ये लिखा हुआ है, इसको आप भूल मत जाइएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो ये 8 प्रकार की एक्टिव वॉइस की क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पहले हमेशा ही कर्ता होता है और ये पैसिव वॉइस की क्रियाएं हैं, उन्हीं से रिलेटेड टेंसेस। तो इन क्रियाओं से पहले हमेशा ही कर्म आता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना ही होगा। अब दूसरी चीज़ जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी वो ये है कि कभी कभी सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउंस आ जाते हैं सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में, तो जब कभी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो ये जो प्रोनाउंस लिखे हुए हैं अगर ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं और जब हम एजेंट को बाद में ले जाते हैं तो ये अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं। तो इन्हें भी आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना चाहिए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। अब मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ। किसी एक्टिव वॉइस को किसी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब चलिए शुरू कर। अगले वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस की वर्ब्स होती हैं, कुछ इन्फिनिटिव से रिलेटेड कुछ पैसिव वॉइस की वर्ब्स होती हैं, कुछ पार्टिसिपल्स से रिलेटेड कुछ पैसिव वॉइस की वर्ब्स होती हैं। तो अभी पैसिव वॉइस की वर्ब्स अभी और भी बहुत सारी हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। आज यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि वास्तव में वो जो बेसिक स्टेप्स हैं किसी एक्टिव वॉइस को किसी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम उन बेसिक स्टेप्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ज़रा, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को बड़े गौर से आपको देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या सोचना है और किस प्रकार से आप किसी एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे, इसको आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ध्यान से फॉलो करिए। ज़रा देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, उसने चेयर को तोड़ दी है। ओके, अब देखते हैं कि एक इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले इन जनरल रूल्स को अपने दिमाग में हमेशा ही रखते हैं। अच्छे से ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन जनरल रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा। वैसे मैं अभी इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए ज़रा देखते हैं पहले इस सेंटेंस को। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि जब भी कोई एक सेंटेंस हमारे सामने रखा होता है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वो सेंटेंस, उस सेंटेंस में जो यूज़ की गई जो वर्ब है, उस वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट यानी उसका रिसीवर है या नहीं। अब रिसीवर कैसे आप पता करेंगे, इसके बारे में ज़रा गौर से सुनिए हम क्या बता रहे हैं आपको। देखिए, आपको सबसे पहले तो क्रिया के पास जाना है और यहाँ पर है ब्रोकन, ही हैज़ ब्रोकन, उसने तोड़ दी है। अब आपको अगर ये मालूम करना है कि इस वर्ब के साथ में ये जो वर्ड रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है क्या, रिसीवर है क्या। अब इसको पता करने के लिए आपको सिंपली इस क्रिया से ही क्या मीन्स व्हाट एक प्रश्न करना होगा, व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन करना होगा whom। व्हाट मीन्स क्या और whom माने किसे या किसको या किन को। ऑलराइट, तो बस सिंपली आपको इसी क्रिया से ही एक क्वेश्चन करना है। तो ज़रा देखते हैं ज़रा, ही हैज़ ब्रोकन, उसने तोड़ दी है। तो क्या तोड़ दी है, एक चेयर। जी हाँ, यहाँ पर ये जो चेयर है वास्तव में तोड़े जाने का काम किसके साथ हो रहा है, चेयर के साथ में। इसी को हम रिसीवर बोलते हैं। और अगर ये रिसीवर किसी सेंटेंस में होता है तो फिर हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ज़रा चेंज करते हैं। अब
चेंज करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ज़रा देखिए, पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। जी हाँ, एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो रखा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है तो द चेयर को हम यहाँ पर ले आए, द चेयर। ओके, ऑल राइट। अब दूसरा काम क्या है, पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल में, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कहीं पर कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल में हमें लगाना होगा, यूज़ करना होगा। तो चेयर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर में है। अब यहाँ पर देखते हैं हैज़ ब्रोकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब लगी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की क्रिया हमें लगानी है। अब अगर आपने उस टेबल को जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमें सिंपली इसे पैसिव में चेंज करने के लिए बीन और लगा देना होता है, हैज़ हैव के साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर, चेयर एक कुर्सी है तो ये सिंगुलर नंबर हुआ, इसके साथ हम हैज़ ही लगाएंगे और ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई, हैज़ बीन ब्रोकन। ओके, और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, यही है, सब्जेक्ट को हम वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। तो जब ही उधर जाएगा तो आपने अभी उस प्रोनाउन वाली टेबल में देखा कि जब ये ही उस तरफ जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा और वो हो जाता है हिम। अच्छा, अब आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है, पैसिव वॉइस में एजेंट से पहले। जी हाँ, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है और इस वर्ब का एजेंट कौन है यानी कर्ता कौन है, ये है, हम इसे बाद में ले आए हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा, बाय, इन, एट, विद, टू आदि किसी न किसी एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। जी हाँ, तो अधिकांश क्रियाओं से पहले तो हम बाय का ही प्रयोग कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कभी उनके साथ इन का प्रयोग करना होगा, कभी एट का प्रयोग करना होगा, कभी विद का प्रयोग करना होगा या कभी टू का प्रयोग करना होगा। और इन सभी वर्ब्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद इन का प्रयोग करते हैं, ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम एट का प्रयोग करते हैं या विद का प्रयोग करते हैं या टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर हम ब्रोकन के बाद तो बाय का ही प्रयोग करते हैं एंड मोस्टली बाय का ही प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया और फुल स्टॉप कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आई नो देम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके, अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वही पहला स्टेप, सबसे पहले आप क्रिया के पास जाइए और क्रिया से ये दो प्रश्न करिए, क्या, व्हाट या whom। तो जरा देखिए, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, तो क्या जानता हूँ इसका आंसर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये व्हाट का आंसर हमारे पास नहीं है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी कर लीजिए, मैं उसे जानता हूँ, मैं जानता हूँ, उन्हें जानता हूँ, तो किसे जानता हूँ या किसको जानता हूँ या किन को जानता हूँ, आपको ऐसा प्रश्न करना है। तो मैं जानता हूँ, मैं किसको जानता हूँ, देम, उन्हें जानता हूँ। जी हाँ, ये आपके सामने आया। ओके, तो ये आपका रिसीवर है। ओके, इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बस इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले ले आना है, तो देम। अब देम को जब हम पहले लाएंगे तो आप जानते हैं देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे होगा, दे। अब देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, एक्टिव वॉइस की क्रिया है। अब इसे पैसिव वॉइस की क्रिया में चेंज करना है, आपको वो क्रियाएं तो याद करनी ही पड़ेंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम क्रिया देखेंगे तो वहाँ पर इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हुई है। तो दे, चूंकि ये नया सब्जेक्ट हुआ, इसके अनुसार हम प्लूरल नंबर की वर्ब लगाएंगे, दे आर, और फिर नो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, दे आर नोन, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाय और आई के साथ मी। तो अब ज़रा ये देखिए, क्या ये बाय यहाँ पर सही है, जी नहीं। यही बात यहाँ पर आती है कि नोन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम बाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर किसका प्रयोग किया जाता है, नोन के बाद हमें टू का प्रयोग करना होता है। एक और वर्ब है ऑब्लाइज, अगर ऑब्लाइज्ड यहाँ पर रखा हुआ है तो फिर हमें उसके बाद टू का प्रयोग करना होता है, बाय का प्रयोग नहीं करना होता है। इनके बारे में मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बतलाऊँगा। ओके, अब अगला
अगला सेंटेंस देखते हैं और उसको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पैसिव वॉइस में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा देखिए, दे वर लाफिंग हार्टली, वे खिलखिलाकर हंस रहे थे। लाफिंग हार्टली, वो खिलखिलाकर हंस रहे थे। अब ज़रा देखिए, हमें सबसे पहला काम वही करना है, यानी क्रिया से हमें ये दो प्रश्न करने हैं, व्हाट एंड हुम। तो ज़रा गौर करें, वे हंस रहे थे, तो ये तो वर्ब हुई लाफिंग। अब लाफिंग, अब इन्हीं से आप व्हाट क्वेश्चन करिए। वे हंस रहे थे, क्या हंस रहे थे? तो कुछ हंसा जाता है क्या? जी नहीं, कुछ हंसा नहीं जा रहा है। ऑल राइट, फिर इसके बाद अगर देखते हैं वह किसे हंस रहे थे, तो किसे भी नहीं हंसा जाता। यानी यहाँ पर ये जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ में ये जो हार्टली लिखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें व्हाट एंड हुम के आंसर में ये हार्टली नहीं मिल रहा है। तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव, यानी अकर्मक क्रियाएं। और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ उनका कर्म नहीं होता है, उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने एक और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई, देखिए ज़रा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, परंतु यदि उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो उन्हें पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। जी हाँ, तो इस तरह की अगर कोई एक ऐसी वर्ब रखी हुई है जो इंट्रांजिटिव है, लेकिन उस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है कभी कभी, जैसे कि दे वर लाफिंग एट मी, अब यहाँ पर लिख दिया मी, वे मुझ पर हंस रहे थे, तो एट लग गया। अब ये क्रिया वास्तव में एक इंट्रांजिटिव क्रिया अब ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। अब चूंकि वे हंस रहे थे, तो किस पर हंस रहे थे? ये, तो ये यहाँ पर इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब मी को, मी ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर सब्जेक्ट बना दीजिए, तो आई हो गया, आई। अब इसके बाद ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पैसिव वॉइस की क्रिया ले आएंगे, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज, और फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ कहीं भी ये आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो आपको सिंपल सा याद रख लेना चाहिए क्या, कि अगर आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब की रखी हुई है एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ पर उस आईएनजी को बीइंग में बदल देना है, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेना है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म की वर्ब का यूज़ किया जाता है। सो आई वॉज बीइंग लाफ्ड, ओके। और फिर इसके बाद इस एट को इसी के बाद में रख देना होता है, आई वॉज बीइंग लाफ्ड एट। अब यहाँ पर बाद में आपको बाय का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर बाद में रखना है, और वो जाकर दे यहाँ पर देम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, बट कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद जब कुछ प्रीपोजिशन लग जाते हैं, तो प्रीपोजिशन वास्तव में उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर इसके बाद उन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए जरा, यू रोट हिम अ लेटर यस्टरडे, तुमने उसे कल एक पत्र लिखा। इस सेंटेंस को ज़रा देखें तो इस सेंटेंस में कुछ खास नज़र आएगा। अब देखते हैं कि क्या खास है। इसी क्रिया के पास आते हैं और इस क्रिया से ही पूछते हैं, क्या लिखा? तुमने लिखा। तुमने क्या लिखा? तो क्या के आंसर में आपको मिल रहा है अ लेटर, एक पत्र लिखा। होम के आंसर में भी एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और वो है हिम। तुमने लिखा, किसे लिखा या किसको लिखा? तो उसे या उसको लिखा। तो अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जी हाँ, तो किसी किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर करें, डबल ऑब्जेक्ट्स होने पर उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जी हाँ, चलिए ज़रा इसको और थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अब हम जब कभी किसी एक्टिव वॉइस की वर्ब से ये दो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट एंड हुम, तो हमें दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये यहाँ पर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनको नाम दिया गया है। तो अच्छे से देखें, यहाँ पर जो एक निर्जीव वस्तु होती है वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखा गया, तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया। फिर किसको लिखा गया, ये बात की बात है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। बट कभी कभी सिंपली ये होता है, ही रोट टू हिम, उसने उसको लिखा। अगर ऐसा आ जाए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, केवल यही है, तो फिर क्या होगा? इसको ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कुल मिलाकर जब आपको ये समझना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स लिखे हों, तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है उसे हम
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट अगर केवल एक ही ऑब्जेक्ट लिखा है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, तो हम अगर यही अकेले लिखा है तो इसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अगर ये अकेले लिखा है तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही। ये आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो अगर हम इन दोनों को ही, इन दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पर हम लाकर रख सकते हैं। चलिए, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले आते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अ लेटर। ओके, इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब लगी हुई है, इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब लगा देते हैं। आ लेटर सिंगुलर नंबर है, इसलिए वॉज का प्रयोग किया, वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज रिटन। ये पैसिव वॉइस की क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से, अ लेटर वॉज रिटन। और जब इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बाद पैसिव वॉइस की क्रिया के बाद हम टू नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग ज़रूर करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सो अ लेटर वॉज रिटन टू हिम, यहाँ पर ये हिम हो जाएगा, और फिर इसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं वो बाद में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे और उससे पहले बाय लगाएंगे, सो बाय यू। अब तो आप जानते हैं कि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, और यू से पहले बाय लगाया। अब इसके बाद हम अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स आएंगे इसके बाद रखेंगे, तो यहाँ पर ये यस्टरडे आया। ओके, तो इस तरीके से कर दिया। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। बट जब हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में जाते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम्स में जाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो कभी कभी इस सेंटेंस को गलत मार्किंग कर दी जाती है। अब क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक बेसिक जो अब प्रायोरिटी की बात होती है। हाँ, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया होगा एक ऐसा, ये सेंटेंस लिखा होगा और इस सेंटेंस के बाद में एक ऑप्शन ये दिया होगा, और एक ऑप्शन में अभी इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख करके बनाऊंगा। इन दोनों में से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सही है, कौन सा सही विकल्प है। इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि आप अपनी आदत बनाइए कि जब कभी भी डबल ऑब्जेक्ट्स रखे हों, तो डबल ऑब्जेक्ट्स जब रखे हों तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना चाहिए। कैसे, ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, इस हिम को हम पहले ले आएंगे तो ही हो जाएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस ही हुआ, ही हो गया। अब इसके बाद पैसिव वॉइस की क्रिया लगा दीजिए, तो ही वॉज रिटन, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस की क्रिया लगा दी। अब इसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा, सो ही वॉज रिटन अ लेटर। ओके, इसके बाद हम सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे, यानी एजेंट को उधर ले जाएंगे और उससे पहले बाय लगाएंगे। सो ही वॉज रिटन अ लेटर बाय यू यस्टरडे। ये अब आपके सामने कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन रखे होंगे, एक ऑप्शन ये रखा होगा, एक ऑप्शन ये रखा होगा, और आपसे पूछा जाएगा सही ऑप्शन पर आप टिक करिए। अब आप किसको टिक करेंगे? दोनों ही सही हैं, ऑल राइट। बट जब कभी हम हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इस पैटर्न को सही किया जाता है और इसको गलत कर दिया जाता है। इसमें मार्किंग नहीं होती है, इसमें मार्किंग होती है। तो आपको ये बात भी हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि आखिर इन हम पैसिव वॉइस का प्रयोग हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि ये तो पैसिव और एक्टिव बदलने की बात आ गई, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस की बात है। बट जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में पैसिव वॉइस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में पैसिव वॉइस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बोलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमको नॉर्मली कब बोलने पड़ते हैं? नॉर्मली हम पैसिव वॉइस सेंटेंस उस समय बोलते हैं जब कर्ता से अधिक कर्म को महत्व दिया जाता है, जब कर्ता उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो जितना कि कर्म है। अर्थात जब हम कर्म को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं, उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हम कर्म को पहले बोलते हैं, कर्म पर फोकस करते हैं और पैसिव वॉइस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा ओकेजन तब आता है जब हमें कर्ता पता ही नहीं होता है कि आखिर उस क्रिया को करने वाला कौन है। ओके, तो जब हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में पैसिव वॉइस सेंटेंसेस उस समय बोले जाते हैं। कुछ और भी
कंडीशंस होती हैं जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बोलते हैं, उन सभी सेंटेंसेस पर हम आगे आने वाले वीडियोस में 1 बाय 1 करके ढेर सारा डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और आगे वाले वीडियोस आप देखते रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको हर तरीके का सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में ज़रूर बतलाऊंगा। आपको कहीं और किसी दूसरे के पास पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। केवल इन्हीं 4-5 वीडियोस की सीरीज़ आप देखेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपको पैसिव वॉइस का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई डाउट रह जाए। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर लिखिएगा। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर बनता है भाई, लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।